Hello, my dear student. This is subject name business law, and we are again come with a new topic that is essential element of the valid contract. This is your third topic in the unit one. Um, Essential element of the valid contract means what are the necessary condition of the agreement to become a valid contract. Valid means legally and officially accepted. कब किस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहेंगे, लीगली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए. लेट्स मूव विद द part of the essential elements. The first element is the minimum two party. In order to form a valid contract, there must be two party to make a valid contract. किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए टू पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है. दो अगर सिंगल पार्टी रहेगी तो ही कान बी एबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है. दो पार्टी मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती हैं. और जब कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा, इसमें टू पार्टीज में एक पार्टी ऑफर करेगी एंड अदर पार्टी विल एक्सेप्ट द ऑफर. तो पहले दो पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज एग्रीमेंट. In order to make a valid contract, the agreement should be there. Agreement होना बहुत ज़रूरी है. दो पार्टी है, one party offer रखेगी and other party will going to accept the offer. And in this offer, the offer must be definite. And the terms of acceptance must be absolute and unconditional. There should not be any hidden kind of condition should not be there while accepting any kind of offer. This is agreement. तो agreement होना चाहिए, minimum two parties होनी चाहिए. Now the third point is intention to create a legal obligation, a legal relationship. Whenever the two party enter the agreement, their intention must be create legal relationship between them. If there no intention to create a legal relationship, there can be no contract between the party. Agreement may be social or moral nature are enforceable by the law, therefore they can't be form a contract. मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बच्चों ये है कि कभी भी कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं या एग्रीमेंट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर दोनों पार्टीज का जो इंटेंशन होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो पार्टी है उसका जो इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. दोनों एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए. मीन्स बोथ पार्टी शुड बी लायबल और शुड बी ऑब्लिगेटेड टू ईच अदर. दोनों की पार्टी लीगली ऑब्लिगेटेड होनी चाहिए ईच अदर, ताकि प्रॉमिस जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बीच में शुड बी परफॉर्म बिटवीन देम. अदरवाइज अगर दोनों के बीच में कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, लीगल इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, देन दिस एग्रीमेंट कुड नॉट बी परफॉर्म. और ऐसे में कभी भी एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इस तरह का, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के परव्यू में नहीं आएगा. और यहाँ इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है. तो कौन से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिन एग्रीमेंट को हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं एग्रीमेंट में भी सोशल, मॉरल एंड रिलीजियस काइंड्स ऑफ होते हैं जो कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकती. और ये बेसिकली मॉरल और लीगल, मॉरल और सोशल टाइप्स की वजह से एग्रीमेंट फॉर्म्ड होते हैं. देयरफॉर दे कैन नॉट बी फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इस तरह की जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं रखते. और ऐसे में क्या हो जाता है, लीगल इंटेंशन या लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे और इंटेंशन नहीं होगा, तो ऐसे एग्रीमेंट कान बी कॉल एज कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही है कि एग्रीमेंट जो होगा उसके अंदर लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए. किसी भी एग्रीमेंट में अगर है तो लीगल इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप से क्या होगा कि दोनों पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगी. और अगर यहाँ पर कोई भी डैमेजेस होता है या जो प्रॉमिस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, तो दोनों पार्टीज को, जो पार्टी इनोसेंट होगी उसको डैमेजेस मिलेंगे. और अगर डैमेजेस से रिलेटेड जो भी लॉसेस होंगे वो उसको रिकवर हो जाएंगे. और जो पार्टी मिस्टेक करेगी, जो पार्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है, उस पार्टी की वजह से वो पार्टी दूसरी पार्टी को उसकी डैमेजेस प्रोवाइड कराएगी. तो यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन से बोथ पार्टी को लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से प्रॉमिस ब्रेक करने का कहीं ना कहीं जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, दे हैव टू बियर दैट काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. Now this is the competency of the party capacity to contract. According to the section 11, the contract can
एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा है कि जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो पार्टी होती है वो उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, या कॉम्पिटेंट इनफ होनी चाहिए पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, मीन्स दे आर कैपेबल इनफ टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, सेक्शन 11 में बताया गया है उन लोगों के पास कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट को के अंदर आने की, या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी, वो पार्टी कॉम्पिटेंट कहलाई जाएगी जो कि मेजर होगी, मीन्स हुज एज इज अबव देन 18 एज, जिनकी 18 साल से ऊपर की एज होगी, साउंड माइंड के होंगे जो व्यक्ति, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या एग्रीमेंट के अंदर आ सकते हैं। साउंड माइंड मीन्स हु हैव अ एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, नॉट डिस्क्वालीफाई द लॉ। और ऐसे व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाइड नहीं किए गए, मीन्स उन लोगों को कोर्ट ने मना नहीं किया है, मीन्स वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। तो ऐसे लोगों को भी हम, जिन लोगों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चली, जिन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ऐसे लोगों को भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट। तो पर्सन कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, उसका माइंड जो होता है साउंड होना चाहिए, ही हैव अ एबिलिटी टू मेक अ डिसीजन, वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। कोई भी पार्टी की कैपेसिटी इस बेस पे डिसाइड होती है, अगर उसके अंदर ये तीनों कैपेबिलिटीज है तो तभी वो कॉम्पिटेंट कहलाएगी। अदरवाइज अगर पर्सन माइनर है, मीन्स 18 साल से कम है, लुनेटिक है, मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इडियट है, इडियट मीन्स उसको उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ड्रंकिंग है, ड्रिंकिंग अवस्था में है, कॉन्विक्टेड है, दोषी है, कोई भी गिल्टी है किसी भी क्राइम से रिलेटेड, या इंसॉल्वेंट है, या उसके खिलाफ कोई भी बैंक्रप्सी का मामला चल रहा है, तो ऐसे पर्सन को इनकॉम्पिटेंट बताया गया है। ऐसे पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। Now the moving towards the fifth point, free and genuine consent. Free and genuine consent means it is essential to the creation of every contract that there must be free and genuine consent. जब भी contract formation होगा, valid in order to make a valid contract, देयर मस्ट बी consent should be genuine and free. कंसेंट मतलब होता है जो एक्सेप्टेंस होगी, ऑफर की जो एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस हमेशा फ्री होनी चाहिए और जेन्यून होनी चाहिए, मीन्स जेन्यूनली पर्सन उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए उस ऑफर को एक्सेप्ट करने में, और फ्री होना चाहिए, मीन्स उसको किसी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती या कोहेशन नहीं होना चाहिए, या उसको कोई धमका कर आपने कंसेंट करवाया है एग्रीमेंट में, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड करके उसे ऑफर रखा है और उस अदर पार्टी ने उसको कंसेंट किया है, फ्रॉड की वजह से उसको कुछ और आपको दिखाया, कुछ और एक्चुअल में हुआ कुछ और, ऐसे में क्या होगा, कंसेंट को हम फ्री नहीं मानेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन कुछ और किया और एक्चुअल में आपने ऐसे में एक्सेप्टेंस करा दी या कंसेंट करवा दी, तो ऐसी कंसेंट को भी हम फ्री नहीं कहेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, किसी तरह का आपने प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर या रिलेटिव प्रेशर के थ्रू आपने किसी से कंसेंट कराई है, सिक्योरिटी कराई है, तो ऐसे कंसेंट को भी हम फ्री तरह का कंसेंट नहीं कहेंगे। मिस्टेक के द्वारा भी कई बार कंसेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है, और कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं आएगी। तो आपने देखा होगा कई बार अगर किसी किसी को प्रेशर में, या किसी को बंदूक की नोक पे, या ऑन द आपको प्रेशर के थ्रू आपको कोई सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्ट कराए जाते हैं, कंसेंट करवा जाती है, इन दैट कंडीशन जो भी ये कंसेंट मानी जाएगी, कोर्ट इस कंसेंट को कभी भी एग्री नहीं होता, वो कहेंगे ऐसे कंसेंट फ्री नहीं थे और ऐसे में प्रेशराइज करके एग्रीमेंट कराए गए, और ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिफ्थ पॉइंट। एसेंशियल एलिमेंट में बेसिकली 11 पॉइंट्स हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स पॉइंट, दिस इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। व्हाट आर द लॉफुल ऑब्जेक्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होगी तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो भी वैलिड जो पर्पस होता है वो लॉफुल होना चाहिए। मीन्स अगर आपका एग्रीमेंट करने का जो पर्पस है वो इलीगल है, आपका जो इमोरल है, आप फ्रॉड के थ्रू एग्रीमेंट करवा रहे हैं, या आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट या पब्लिक को नुकसान पहुंचाते हुए आप कोई भी, आपका जो भी पर्पस है वो इस तरह का है कि जिसमें पब्लिक
प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो इस तरह की जो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट होंगे अगर आपकी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, तो ऐसे एग्रीमेंट हम कभी भी वैलिड नहीं बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए, हमेशा जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन, इन ऑर्डर टू मेक एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल, moral, without any fraud, and should not harm to the general publics, और it should not be declared as void, इसको कभी भी वाइड घोषित नहीं होना चाहिए, तब जाके इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हीं को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड द 7th पॉइंट, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन। एज सिमिलर टू द लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन भी जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मीन्स लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन मीन्स रिटर्न इन समथिंग। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो पार्टी होती है, उन दोनों को आपस में कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। इन रिटर्न ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ के बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मीन कंसिडरेशन जब भी ऑफर को होता है और एक्सेप्टेंस होता है तो दोनों पार्टी को बेनिफिट मिलना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। और जो भी कंसिडरेशन होता है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। मीन जो मनी होता है, उस मनी का जो मेन पर्पस होगा, जो मनी आपको कंसिडरेशन में मिल रही है, वो हमेशा लीगल होनी चाहिए। द लीगल होनी चाहिए, मॉरल होनी चाहिए, वो फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए। मीन्स कोर्ट के द्वारा ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कंसिडरेशन पहले से मना हो। फ्रॉड के थ्रू मिला हुआ कंसिडरेशन भी इनवैलिड माना जाता है। एंड शुड बी नॉट बी इमोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए। और पब्लिक पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने वाला कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा बेनिफिट नहीं होना चाहिए जिसमें कि पब्लिक पॉलिसी को नुकसान हो रहा है। लेट टेक्स एन एग्जांपल। अगर हम इस चीज़ का कोई भी एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सपोज रमेश नाम के व्यक्ति ने प्रॉमिस किया बी को कि दैट ही विल प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द बी। तो रमेश ने बी नाम के व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा। उसने एक ऑफर रखा और बी नाम के व्यक्ति ने कहा ठीक है, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया और 1 लाख रुपीज़ की बात हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रमेश था, रमेश ने बी नाम के व्यक्ति को कहा, बी नाम के व्यक्ति को कहा कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा, और जो एम्प्लॉयमेंट उसके रिटर्न में वो उसे क्या देगा, ब्राइब देगा। तो जो बी नाम का व्यक्ति है, जो रमेश है, रमेश ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बदले क्या कंसिडरेशन मांगा, 1 लाख रुपीज़। जो 1 लाख रुपीज़ है, दिस इज बेसिकली इलीगल मनी, इलीगल कंसिडरेशन है, और दिस कंसिडरेशन इज बेसिकली अनलॉफुल, और ऐसा कंसिडरेशन शुड नॉट बी कंसिडर एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द 8 पॉइंट, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। जब भी हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म, इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस शुड बी देयर। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्म। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए परफॉर्म करने की, बोथ फिजिकल एंड लीगली। इफ द एग्रीमेंट शुड नॉट हैव उसके अंदर कैपेसिटी अगर नहीं है परफॉर्म करने की, इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस अगर हमने एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। इसीलिए जो एग्रीमेंट होते हैं वो डेफिनेट होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि जो फिजिकली और लीगली करे जा सके। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा कि वो मैजिक के थ्रू आपको ट्रेजर प्रोवाइड कर देगा। ए ने कहा कि मैं बी को कि मैं तुम्हें मैजिक के थ्रू ट्रेजर प्रोवाइड करूंगा, और देखा जाए तो मैजिक के थ्रू कभी भी कोई ट्रेजर नहीं मिल सकता आपको, जादू के थ्रू आप प्रॉपर्टी या ट्रेजर नहीं प्राप्त कर सकते हो। फिजिकली भी ये इनकेपेबल है, और इस तरह का एग्रीमेंट जो भी हुआ वो इनवैलिड घोषित होगा। इस तरह के एग्रीमेंट को हम कभी भी वैलिड नहीं बोलेंगे। हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा पॉसिबल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, और सर्टेन होना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कभी भी इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ सर्टेनिटी, मीनिंग शुड बी देयर। सर्टेनिटी मीन्स एवरीथिंग शुड बी सर्टेन, डेफिनेट एंड एब्सोल्यूट टर्म्स। जब भी आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बिफोर राइटिंग एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, बिफोर साइनिंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यू शुड हैव टू बी रीड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। तो क्योंकि यहाँ पर सर्टेनिटी होनी चाहिए। आप कोई भी एग्रीमेंट जब करते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और कोई भी चीज़ आपको अगर भ्रम में रख रही है, वॉग्यू में है या इनडेफिनेट है, अनसर्टेन है, तो इस तरह की चीज़ें कभी भी एग्रीमेंट में अगर आप साइन करते हो तो ऐसे एग्रीमेंट में सर्टिनिटी नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द सर्टिनिटी ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी देयर। सर्टिनिटी होनी बहुत ज़रूरी, एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड फिक्स्ड। Now moving toward the 10th point, agreement not declare void.
कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कोर्ट पहले से ही मना कर देता है कि लॉ ऑफ कंट्री में क्या होता है, पहले से ही कुछ एग्रीमेंट को ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ऐसे एग्रीमेंट कभी नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो दिस एग्रीमेंट कुड नॉट कैन नॉट बी कंसिडर एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर दिस एग्रीमेंट? एग्रीमेंट बेसिकली विदाउट कंसिडरेशन। कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन की होता है तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ द मैरिज। अगर कोई शादी से रिलेटेड कोई भी अगर रेस्ट्रेन किया हुआ है और आपने ऐसा एग्रीमेंट किसी के साथ किया, सपोज 18 साल से कम बच्चों की अगर शादी हो रही है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होता है, इनवैलिड होता है। ऐसे एग्रीमेंट को हम कभी वैलिड नहीं बताएंगे। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड से रिलेटेड कुछ मनाही है और आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी इनवैलिड हो जाएगा, इसको वैलिड कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेजर, अगर आप गैम्बलिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट करते हैं तो कोर्ट ने पहले से दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट आज अंडर वाइट कैटेगरी। वाइट मीन इन्हें पहले से निषेध किया हुआ है, मीन पहले से मना किया हुआ है। तो दिस आर द कंडीशन वे यू कैन सी दैट दिस एग्रीमेंट शुड नॉट बी कंसिडर एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट category. Now moving toward the last point of the essential element of the valid contract, that is a legal formality. A contract may be made by words, spoken, written, or regardless, a legal effect should be there. No difference between the writing and contract made by the oral. हमेशा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं शुड बी देयर। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आप रिटर्न या ओरली आप उसको करा सकते हैं एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। पार्टी के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो लीगली उसको रिटर्न फॉर्म में करवाना चाहती है, ओरली, बोथ आर कंसिडरेबल। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ साथ स्टैम्प पेपर, साइन, सिग्नेचर, पेपर वर्क्स, विटनेसेस, ये तरह की जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको शुड बी clear before making any kind of valid contract. So in order to make any valid contract there should be legal formalities should be carried out first, then after valid contract will formed. So agar if there is no legal formality are carried out, so in this condition you can't make a valid contract. So in order to make a valid contract, there everything should be done before the साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट और मेकिंग एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हर चीज़ लीगल फॉर्मेलिटी पहले से कंप्लीट होने हो जानी चाहिए, अदरवाइज जो भी हमारा एग्रीमेंट होगा वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द 11 पॉइंट। नाउ essential element of the valid contract. Now move toward the last slide, that is references. The sources where I have taken the study material of the essential element of the valid contract, you can google it out, and this is the book, Sahitya Bhavan publication. You get the material from here, and all this is the resources. Now moving towards the last slide, this is assignment. हमें हमेशा मैं एक वीडियो के बाद एक असाइनमेंट देती हूँ। नाउ अगेन दिस इज असाइनमेंट। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसमें ये बताना है कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, देयर आर 11 एसेंशियल एलिमेंट्स। आपको हर एक एसेंशियल एलिमेंट्स का एक एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन करना है कि वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आपको सिर्फ एग्जांपल मेंशन करना है कि उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ योर ओन, ठीक है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि कैपेसिटी ऑफ द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या होती है, कौन कौन से व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी होती है और कौन व्यक्ति होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती है। आपको ये सब चीज़ें मेरी स्लाइड से नहीं कॉपी करनी है, आपको यू हैव टू बी पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगेन द गाइडलाइन फॉर द आंसर आपको हैंड रिटन फॉर्म में देना है, फ्रंट पेज बनाना है विद द फॉलोइंग डिटेल, और आपको असाइनमेंट नंबर लिखना है, असाइनमेंट नंबर 3, डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप वो असाइनमेंट सबमिट करोगे। एंड सेकंड, यू विल रिसीव द गूगल फॉर्म फ्रॉम लिंक। आपको ये असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है, आपको गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, वे दिस थ्रू दिस लिंक यू हैव टू अपलोड योर असाइनमेंट। लास्ट डेट फॉर दिस असाइनमेंट इज 30th अगस्त। आपको 30 अगस्त तक, एंड अगेन आई एम अगेन एंड विल say that this is I will not consider those assignment which I have received after the last date. So please make sure that you will um, you will submit your assignment within the date. Okay, bye student.